हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 10 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग हमने पहले ही कर ली है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देश और नेताजी के लिए बहुत प्यार और इज्जत थी। वह भले ही फौज में नहीं था और उसका एक पैर भी नहीं था, लेकिन उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न हो। वह अपनी छोटी सी दुकान से चश्मा लाकर मूर्ति को पहना देता था। उसकी इसी सच्ची देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान के कारण लोगों ने उसे प्यार से कैप्टन कहना शुरू कर दिया था। यह नाम उसकी देश के प्रति प्रेम भावना को दिखाता था। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर है, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा। कैप्टन चश्मे वाला जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था वह मर चुका था और मास्टर जी भी चश्मा बनाना भूल गया था। उन्हें लगा कि अब नेताजी की मूर्ति हमेशा अधूरी ही रहेगी और देश के प्रति प्रेम दिखाने वाला कोई नहीं बचा। उन्हें यह भी दुख था कि आजकल देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाता है और लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इसी निराशा के कारण उन्होंने ड्राइवर को चौराहे पर न रुकने को कहा था। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका उत्तर है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देशभक्ति की भावना कभी खत्म नहीं होती। जब हालदार साहब को लगा था कि कैप्टन के ना रहने पर अब कोई नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा, तो उस छोटे से सरकंडे के चश्मे को देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला। यह दिखाता है कि देश के लिए प्यार और सम्मान अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह चश्मा इस बात का सबूत है कि भले ही बड़े लोग कभी कभी निराश हो जाएं या देश प्रेम को भूल जाएं, पर बच्चे अपनी सहजता से उन मूल्यों को सहेज कर रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि देश के प्रति लगाव दिखाने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी बहुत खास होते हैं और आने वाली पीढ़ी में उम्मीद जगाते हैं। अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इसका उत्तर है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उन्हें लगा था कि देशभक्ति की भावना अब खत्म हो चुकी है। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद उन्हें लगा कि नेताजी की मूर्ति पर अब कोई चश्मा नहीं लगाएगा और देश के प्रति सम्मान दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा देखा, तो उन्हें यह देखकर बहुत राहत और खुशी हुई कि देशभक्ति अभी भी जिंदा है। यह चश्मा किसी बच्चे ने लगाया होगा जो इस बात का प्रतीक था कि नई पीढ़ी में भी देश प्रेम और शहीदों के प्रति आदर का भाव है। यह छोटा सा बच्चों द्वारा लगाया गया चश्मा उनके लिए एक बड़ी उम्मीद और संतोष लेकर आया, जिससे उनकी आंखें भर आईं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में हालदार साहब बड़े दुखी होकर सोचते हैं कि उस देश का क्या होगा जहाँ के लोग अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले वीरों का मजाक उड़ाते हैं और खुद केवल अपने फायदे देखते हैं। यहाँ कौम का मतलब समाज या देश के लोगों से है। हालदार साहब चिंतित थे क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग कैप्टन जैसे सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ाते हैं। जैसे पान वाला उसे पागल और लंगड़ा कहता है। यह दिखाता है कि लोग देशभक्ति और बलिदान का सम्मान नहीं करते। दूसरी तरफ अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है का मतलब है कि ऐसे लोग देश के भले की बजाय अपने स्वार्थ और पैसों के पीछे भागते हैं। वे ईमानदारी और मूल्यों को छोड़कर किसी भी तरह से अपना फायदा चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी बड़ी सी तोन थी जो हंसने पर हिलती थी। वह हमेशा अपने मुंह में पान भरे रखता था, जिसके कारण उसकी लाल काली बत्ती सी दिखती रहती थी। जब हालदार साहब उससे कोई सवाल पूछते तो वह पहले आंखों ही आंखों में हंसता, फिर पान थूकता और मुस्कुराकर जवाब देता था। वह थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था
और कभी-कभी देशभक्तों का उपहास करने में भी संकोच नहीं करता था, जैसा कि उसने कैप्टन चश्मे वाले को पागल और लंगड़ा कहकर किया था। हालांकि जब कैप्टन की मृत्यु हुई तो वह भावुक और दुखी भी हो गया था, जो दिखाता है कि उसके अंदर भी संवेदना थी। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, पान वाले की यह टिप्पणी उसकी गलत सोच को दिखाती है। वह कैप्टन की शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाता है, जो किसी भी व्यक्ति के प्रति अशोभनीय है। देशभक्ति को शारीरिक क्षमता से जोड़ना एक गलत मानसिकता है। देशभक्ति मन और कर्म से होती है, ना कि शारीरिक बनावट से। पान वाला कैप्टन को पागल कहकर उसकी देशभक्ति का अपमान करता है। कैप्टन बिना किसी लालच के नेताजी का सम्मान करता था, पर पान वाले को यह पागलपन लगता है। इससे पता चलता है कि उसे देश प्रेम की गहरी बातें समझ नहीं आती और वह शहीदों की इज्जत नहीं करता। यह टिप्पणी उन लोगों की सोच को दिखाती है जो दूसरों के निस्वार्थ काम को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि जो बिना किसी फायदे के कुछ करता है वह मूर्ख है। पान वाले को कैप्टन के देश प्रेम की कोई कदर नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। इसमें पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका उत्तर है, हालदार साहब का हर बार चौराहे पर रुकना और नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखना उनकी जिज्ञासु आदत को दिखाता है। उन्हें यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि मूर्ति पर चश्मा कैसे बदलता है। यह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती थी। वे देशभक्ति का सम्मान करते थे और कैप्टन जैसे छोटे व्यक्ति के प्रयासों को भी महत्व देते थे। उनकी यही आदत यह भी बताती है कि वे कितने ध्यान से चीजों को देखते थे और छोटी छोटी बातों में भी कुछ खास ढूंढ लेते थे। अगला है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका उत्तर है, यह वाक्य पान वाले की संवेदनशीलता और कैप्टन के प्रति एक अनकहे सम्मान को दर्शाता है। शुरुआत में पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था और उसे पागल कहता था, लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है और वह अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछता है। ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर वह कैप्टन के देश प्रेम और उसके कार्यों का आदर करता था। भले ही वह खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं करता था, लेकिन कैप्टन की कमी ने उसे दुखी कर दिया था। यह उसकी छिपी हुई मानवीयता और सहानुभूति को दर्शाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के जाने से व्यथित था जिसकी वह अक्सर आलोचना करता था। अगला है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इसका उत्तर है, यह वाक्य कैप्टन की प्रबल देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान के भाव को दर्शाता है। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती थी, मानो नेताजी को असुविधा हो रही हो। यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। वह शारीरिक रूप से अक्षम और गरीब होने के बावजूद अपनी छोटी सी दुकान से चश्मे लाकर मूर्ति को पहनाता था। जब कोई ग्राहक वही चश्मा मांग लेता तो वह नेताजी से माफी मांगते हुए उसे उतार देता और दूसरा चश्मा लगा देता। यह दिखाता है कि देशभक्ति उसके लिए दिखावा नहीं बल्कि गहरी भावना थी। वह नेताजी के सम्मान को बनाए रखना चाहता था और अपने सामर्थ्य के अनुसार उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता था। उसकी यह निस्वार्थ सेवा ही उसे कैप्टन जैसा सम्मानजनक नाम दिलाती है। अगला प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। इसका उत्तर है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को अपनी आंखों से नहीं देखा था, तब तक उन्होंने उसके बारे में एक बहादुर और मजबूत इंसान की कल्पना की होगी। कैप्टन नाम सुनकर उन्हें लगा होगा कि वह कोई फौजी जैसा व्यक्ति होगा, शायद नेताजी की फौज का पुराना सिपाही या कोई ऐसा आदमी जो दिखने में भी ताकतवर हो और रौबदार हो। उन्होंने सोचा होगा कि वह अनुशासित होगा और उसकी चाल ढाल में भी एक फौजी वाला अंदाज होगा। उनके मन में शायद यह भी रहा होगा कि वह खूब देशभक्त होगा और देखने में भी देशभक्ति वाला जोश दिखाता होगा। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसका पहला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसका उत्तर है,
शहरों और कस्बों के चौराहों पर महान लोगों की मूर्ति लगाने के कई खास कारण होते हैं। सबसे पहले, ये मूर्तियां हमें उन व्यक्तियों के महान काम, त्याग और अच्छी बातों से प्रेरणा देती हैं। इन्हें देखकर हम याद करते हैं कि उन्होंने देश या समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। दूसरा, ये मूर्तियां उन खास लोगों के प्रति हमारा सम्मान और धन्यवाद दिखाने का एक तरीका है। यह उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि होती है, ताकि उनका नाम और काम हमेशा याद रखा जाए। तीसरा, ये मूर्तियां उस जगह की पहचान भी बन जाती हैं और उसके इतिहास को बताती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शहर या देश किन महान लोगों से जुड़ा है। ये हमें अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं। अगला है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, मैं अपने इलाके के चौराहे पर मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगवाना चाहूंगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाए थे। उनकी कहानी हमें सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। उनकी मूर्ति को देखकर हमारे युवा भी खेलों में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा, मेरा शहर इलाहाबाद है और मेजर ध्यानचंद का जन्म यहीं हुआ था। यह हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। उनकी मूर्ति लगने से लोग उनसे और भी जुड़ पाएंगे और अपने शहर की महान विरासत पर गर्व कर सकेंगे। आखिर में, आज के समय में जब बच्चे और युवा अक्सर फोन और गैजेट्स में लगे रहते हैं, उनकी मूर्ति बच्चों और बड़ों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। इससे हमारा समाज और भी स्वस्थ बनेगा। बच्चों, यहाँ पर हमने इलाहाबाद शहर के बारे में लिखा है। आप अपने शहर के हिसाब से अपने शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इसका उत्तर है, महान व्यक्ति की मूर्ति हमारे लिए सिर्फ पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका सम्मान करें और उसे साफ सुथरा रखें। हमें उस व्यक्ति के जीवन और आदर्शों से सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ मूर्ति देखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसके महत्व के बारे में बताकर उसकी विरासत को जिंदा रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्थान पर अनुशासन बनाए रखें और उसे सभी के लिए एक सम्मानजनक जगह बनाएं। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। इसका उत्तर है, देश प्रेम सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों का काम नहीं, हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देश के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। जैसे हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, जैसे ट्रैफिक के नियम मानना या समय पर टैक्स भरना। पर्यावरण का ध्यान रखना भी देशभक्ति है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी और बिजली बचानी चाहिए और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, चाहे हम छात्र हों या नौकरी पेशा। अपने देश में बनी चीजें खरीदने से भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और अगर कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भी हमारी देशभक्ति है। ये सभी छोटे छोटे काम मिलकर हमारे देश को मजबूत और बेहतर बनाते हैं। असली देशभक्ति इन्हीं बातों को रोज अपनी जिंदगी में अपनाने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका उत्तर है, स्थानीय बोली वाली उपरोक्त पंक्तियों का मानक हिंदी रूप इस तरह से है। मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? इसलिए उसने उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया, वहां दूसरा लगा दिया। अगला प्रश्न है, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है, भाई खूब क्या आइडिया है जैसे वाक्य दिखाते हैं कि जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द मिलते हैं तो बहुत फायदे मिलते हैं। इससे हमारी भाषा बोलने और समझने में ज्यादा आसान हो जाती है,
क्योंकि कई बार बाहरी शब्द छोटे और जाने पहचाने होते हैं। ये शब्द भाषा को और भी मजेदार और असरदार बना देते हैं, जिससे बात कहने में मजा आता है। कई बार किसी नए विचार या चीज के लिए अपनी भाषा में सही शब्द नहीं मिलता, तब दूसरी भाषा का शब्द उस कमी को आसानी से पूरा कर देता है। इससे अलग अलग संस्कृतियों से भी हमारा जुड़ाव बढ़ता है और भाषा समय के साथ बदलती और समृद्ध होती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। जिसमें पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अगला है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। अगला है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अगला, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अगला है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अब इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, दिए गए वाक्यों से निपात छाटे गए हैं और उनसे नए वाक्य भी बनाए गए हैं। जिसमें पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। इसमें निपात है भी। नया वाक्य इसमें बना है, वह पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी बहुत होशियार है। अगला है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। इसमें निपात है ही। नया वाक्य, मुझे आज ही यह काम खत्म करना है। अगला है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। इसमें निपात है तो। नया वाक्य बनाएंगे, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगला है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। इसमें निपात है भी। नया वाक्य बनाएंगे, तुम इतनी देर से क्यों आए, मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा था। अगला है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसमें निपात है तक। नया वाक्य बनाएंगे, मैं सुबह से शाम तक काम करता रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया में बदलें। पहला है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अगला है, पान वाला नया पान खा रहा था। अगला है, पान वाले ने साफ बता दिया था। अगला, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अगला, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगला है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। अब इसका उत्तर है, उपरोक्त वाक्यों को निम्नलिखित प्रकार से क्रिया में बदलकर प्रस्तुत करेंगे। पहला है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसका उत्तर है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट करता है। अगला है, पान वाला नया पान खा रहा था। इसका उत्तर, पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला है, पान वाले ने साफ बता दिया था। इसका उत्तर, पान वाले ने साफ बताया था। अगला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। इसका उत्तर, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अगला है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उत्तर है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्यागा। अगला है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। इसका उत्तर है, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। उदाहरण जैसे अब चलते हैं, इसको लिखेंगे अब चला जाए। बच्चों, यहाँ कुछ भाववाच्य सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें इनका भाववाच्य में लिखना है। इसका उत्तर हम सीधे सीधे बोलेंगे। जिसमें पहला है, माँ बैठ नहीं सकती। इसका उत्तर है, माँ से बैठा नहीं जाता। अगला है, मैं देख नहीं सकती। इसका उत्तर, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं। इसका उत्तर, चलो अब सोया जाए। अगला है, माँ रो भी नहीं सकती। इसका उत्तर, माँ से रोया भी नहीं जाता। पाठ्येतर सक्रियता। पहला प्रश्न है, लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया। इसका पहला प्रश्न है, मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। इसका उत्तर है, लेखक को लगता है कि मूर्ति बनाने का काम मास्टर मोतीलाल को शायद मजबूरी में मिला होगा। काम मिलने पर मास्टर मोतीलाल को खुशी और गर्व महसूस हुआ होगा। यह उनकी कला दिखाने का बड़ा मौका था, पर साथ ही उन्हें चिंता और दबाव भी रहा होगा, क्योंकि काम शायद कम समय और कम पैसों में करना था। खासकर पत्थर का चश्मा कैसे बनाना है,
यह चुनौती उन्हें पहले से ही परेशान कर रही होगी। उनके मन में खुशी, गर्व और काम पूरा करने की चिंता, ये सभी बातें एक साथ ही रही होंगी। अगला है, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार और दूसरे कलाकारों की बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उनके बनाए सामान खरीदने चाहिए। जैसे अगर कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है तो उसे खरीदें, या अगर कोई शिल्पकार कुछ बनाता है तो उसे खरीदें। इससे उन्हें पैसे मिलते हैं और उनके काम को पहचान मिलती है। हम उनके लिए प्रदर्शनियां और कार्यक्रम भी रखवा सकते हैं जहां वे अपना हुनर दिखा सकें। इससे लोग उनके काम को देख पाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। उनके काम को सोशल मीडिया पर शेयर करके या दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके बारे में बताकर भी हम बहुत मदद कर सकते हैं। अगर संभव हो तो उन्हें स्कूलों में बच्चों को कला सिखाने या वर्कशॉप देने के लिए भी बढ़ावा दें। इससे उन्हें कमाई होगी और बच्चे भी कुछ नया सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएं? प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए। बच्चों, यहाँ पर ये पत्र लिखा है हमने, आपको इसी तरह से ये पत्र लिखना है। जैसे सेवा में लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, फिर उसके बाद आपके विद्यालय का नाम लिखिए, उसके बाद अपने विद्यालय का पता लिखिएगा। फिर आएंगे हम विषय पर कि किस विषय में हम लिख रहे हैं पत्र। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में जरूरी बदलावों के सुझाव विषयक। अब लिखेंगे कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे महोदय या महोदया। फिर अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना कि निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें शरीर से जुड़ी चुनौतियों के कारण आने जाने और पढ़ने में दिक्कत होती है। उनकी पढ़ाई आसान बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन बदलावों से हमारे विद्यालय का माहौल सबके लिए बेहतर और आरामदायक बन जाएगा। सबसे पहले विद्यालय के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। स्कूल के दरवाजे, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और टॉयलेट तक पहुंचने के लिए चौड़े रैंप बनाने चाहिए और उनके साथ मजबूत रेलिंग भी लगानी चाहिए। हर मंजिल पर कम से कम एक दिव्यांगों के लिए बना टॉयलेट हो, जहां व्हील चेयर जा सके और पकड़ने के लिए रॉड लगी हो। अगर स्कूल कई मंजिला है तो लिफ्ट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। क्लासरूम के अंदर उनके लिए आरामदेह और सही ऊंचाई वाले डेस्क और कुर्सियां होनी चाहिए तथा क्लास में इतनी जगह होनी चाहिए कि व्हील चेयर आराम से घूम सके। इसके अतिरिक्त टीचर्स और दूसरे बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे इन खास बच्चों की मदद करें और उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सुझावों पर काम करने से हमारा स्कूल सभी बच्चों के लिए एक अच्छी और सीखने वाली जगह बन जाएगा। इससे हमारे स्कूल की भी अच्छी पहचान बनेगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर बच्चों अपना नाम लिखेंगे, आपका या आपकी आज्ञाकारी, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा और पद लिखेंगे और फिर यहाँ पर तारीख डालेंगे। अगला प्रश्न है, कैप्टन फेरी लगाता था। फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी जरूरतों को आसान बना देते हैं। फेरी वालों के योगदान व समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए। इसका उत्तर है, फेरी वाले हमारे मददगार और उनकी मुश्किलें। हमारी गली मोहल्लों में जो लोग आवाज लगाते हुए सामान बेचते हैं, जैसे सब्जी वाले, कपड़े वाले या चश्मे वाले, वे फेरी वाले होते हैं। ये लोग हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाते हैं, पर इनकी अपनी बहुत सी दिक्कतें भी होती हैं। सुबह सुबह ताजी सब्जी या फल घर बैठे मिल जाए या कोई ऐसा सामान जिसकी तुरंत जरूरत हो वो गली में ही मिल जाए, ये सब फेरी वालों की वजह से ही मुमकिन होता है। खासकर बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों या जिनके घर में सब काम पर जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मदद होती है। हमें बाजार जाने की मेहनत और समय बच जाता है। ये छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये किसानों, ये छोटे कारीगरों का सामान सीधे हम तक पहुंचाते हैं और खुद भी पैसा कमाते हैं। फेरी वालों की जिंदगी आसान नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत है जगह की कमी। उन्हें अक्सर फुटपाथ पर खड़े रहना पड़ता है और पुलिस या नगर निगम वाले कभी भी उन्हें हटाने आ जाते हैं। उनका सारा सामान उठाकर ले जा सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं।
उनकी कमाई हमेशा खतरे में ही रहती है। उन्हें गर्मी, सर्दी, बारिश सब झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई पक्की दुकान नहीं होती। बैंक से लोन मिलना या सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। हमें समझना होगा कि फेरी वाले हमारे समाज का जरूरी हिस्सा हैं। सरकार और हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार को उन्हें बेचने के लिए सही जगह देनी चाहिए, उन्हें लाइसेंस आसानी से मिल जाने चाहिए और उन्हें बीमा या पेंशन जैसी योजनाओं से जोड़ना चाहिए। हमें ग्राहकों के तौर पर उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए और उनके सामान का सही दाम देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फेरी वाले भी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे और हमारे समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे हीरो। यह प्रोजेक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, जो हमारे देश को आजाद कराने वाले बहुत बड़े हीरो थे। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह बात सुनकर लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। उनकी हिम्मत, उनकी समझदारी और देश के लिए उनका प्यार, इन सब बातों ने ही उन्हें बहुत खास बना दिया। हम यहाँ उनके जीवन, उनकी सोच और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, ये सब जानेंगे। जिसमें पहला है नेताजी का व्यक्तित्व। वह कैसे इंसान थे? सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे इंसान थे जिनमें बहुत सारी अच्छी बातें थीं। जैसे नंबर 1, हिम्मती और पक्के इरादे वाले। वे जो एक बार ठान लेते थे उसे करके ही मानते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना और देश से बाहर जाकर आजादी की लड़ाई लड़ना उनकी हिम्मत दिखाता है। अगला है समझदार नेता। वे आगे की सोचते थे और उसी हिसाब से योजना बनाते थे। वे जानते थे कि सिर्फ शांति से ही आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने फौज बनाकर लड़ने का रास्ता भी चुना। अगला है अनुशासित और मेहनती। वे पहले बहुत बड़े सरकारी अफसर थे, पर देश के लिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। वे बहुत नियम से चलते थे और खूब मेहनत करते थे। अगला है बहुत अच्छे वक्ता, यानी कि बोलने वाले। जब वे भाषण देते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे लोगों में जोश भरने का काम बहुत अच्छे से करते थे। अगला है त्याग और बलिदान करने वाले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को आजाद कराने में लगा दी। उन्होंने देश के लिए घर, परिवार और सारे सुख छोड़ दिए। नंबर 2 है नेताजी के बड़े काम। उन्होंने क्या क्या किया? नेताजी ने देश के लिए जो किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। जिसमें पहला है कांग्रेस में उनका काम। वे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे और कई बार जेल गए। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, जिससे पता चलता है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। जब महात्मा गांधी से उनकी सोच थोड़ी अलग हुई तो उन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी पार्टी बनाई। अगला है इसमें भारत छोड़कर दूसरे देशों से मदद मांगना। अंग्रेजों ने उन्हें घर में कैद कर लिया था, पर वे 1941 में छिपकर भारत से भाग गए। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से बात की ताकि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर भारत को आजादी दिला सकें। यह उनकी समझदारी थी। अगला है आजाद हिंद फौज बनाना। सिंगापुर में उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने जय हिंद जैसा मशहूर नारा दिया, जो आज भी हमारे देश की पहचान है। उन्होंने औरतों के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाई, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस फौज ने म्यांमार मतलब बर्मा और भारत की सीमा पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अगला है आजाद भारत की अपनी सरकार बनाना। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आजाद भारत की अपनी सरकार बनाई, जिसे कई देशों ने सही भी माना। वे खुद इस सरकार के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री थे। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपनी हिम्मत, समझदारी और लीडरशिप से आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनके क्रांतिकारी विचार और आजाद हिंद फौज की वजह से अंग्रेजों को बहुत डर लगा। आज भी उनकी मौत एक रहस्य है, पर उनकी कुर्बानी और देश के लिए उनका प्यार हम सबके लिए एक मिसाल है। वे सच में नेताजी थे, जिन्होंने पूरे देश को आजादी के लिए एक साथ लड़ने का सपना दिखाया। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।